हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, वो भी राजस्थान पशु परीक्षक की तैयारी के लिए, और उसमें भी मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। मेवाड़ के इतिहास में हमने कहा था कि रावल और राणा शाखा कर्ण सिंह के समय या रण सिंह के समय दो भागों में विभाजित हो गई थी। और आज अंतिम शासक पढ़ेंगे रावल का। वो कौन है? रावल रतन सिंह। अंतिम शासक कौन था? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह था जो अंतिम शासक था 1302 से 1303। किसके बाद था ये? समर सिंह के बाद था। समर सिंह के बाद उसका पुत्र कौन था? रतन सिंह। एक और पुत्र आता है कुंभकर्ण, लेकिन वो कहाँ चला जाता है? नेपाल चला जाता है। तो यहाँ शासक कौन बनता है? रतन सिंह। तो रतन सिंह के दरबार में एक मंत्री आता है और वो हीरामन तोता लेकर आता है। कौन सा तोता लेके आता है? तोता कौन सा लेके आता है? हीरामन तोता। कौन सा तोता लेके आता है? हीरामन तोता। और हीरामन तोता कहते हैं कि वो ऐसे बोलता था जैसे उसकी बातें समझ में आते हो, ऐसी चीजें वो रटता रहता था। अच्छा था, तब वो ले आए उसको, तो उसको रख दिया। तब जैसे ही रावल रतन सिंह आए जाए या राजकुमारियों के पास आए जाए, तब वो गाता रानी पद्मिनी की खूबसूरता थी, उसका व्याख्यान करता कि रानी पद्मिनी बहुत खूबसूरत है, विश्व सुंदरी है, ऐश्वर्या की तरह है, सबसे सुंदर ही वो है। इतनी सब बातें वो उसकी सुनाता रहता था, उसके ही बारे में बोलता रहता था, रानी पद्मिनी के बारे में। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस पद्मिनी को जाकर देखूं कि ऐसी इतनी सुंदर कहाँ है जो कि मेरे से है। मतलब कि राजाओं की ये इच्छा होती है कि मेरी रानी सबसे सुंदर हो, सबसे सुंदर रानी बने, सबसे सुंदर रानी ही वो रखे। तो वो जो सुंदर दिखती थी या जो अच्छी लगती उनसे शादी भी कर लेते थे, लेकिन राजपूतों से ही करते थे। तो वो सिंगल द्वीप चला जाता है, वहां पर वो साधु के वेश में रहता है, और साधु के वेश में ही इनके सिंगल द्वीप के अंदर इनके गंधर्वसेन के दरबार में चला जाता है भिक्षा लेने के लिए। लेकिन जब वो भिक्षा लेने के लिए जाता है, तब उसके शरीर और उसके हाथ पैर, मुंह से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो भिखारी है। तब गंधर्वसेन ने कहा कि आप कौन हो, सही बताओ, आप कोई भिखारी हमें लग नहीं रहे हैं। तब रतन सिंह ने कहा कि नहीं, मैं भिखारी तो नहीं हूं, लेकिन सुना है आपकी पुत्री बहुत ही सुंदर है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने देख तो पहले लिया था कि गंधर्वसेन की पुत्री पद्मिनी वास्तव में बहुत सुंदर है। तब उसने शादी की बात कही। तो मेवाड़ के जो ये राजा थे, ये महान शासक हुआ करते थे। इनकी कहानियां सभी जगह प्रचलित थी, क्योंकि जो महान है उनके सबसे ज्यादा बातें भी उन्हीं की चलेंगी और सबसे ज्यादा बुराइयां भी उन्हीं की चलती हैं। आज भी ये होता है कि जो सबसे अच्छा कार्य करते हैं, उसकी जितनी लोग उसकी बड़ाई करते हैं या जो लोग उसका साथ देते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा लोग उसको खींचने वाले होते हैं, उसकी बुराइयां करते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि वो बुरा है, जी नहीं, वो इसलिए करता है कि अगर हम उसकी बुराई करेंगे, उसका माइंड खराब करेंगे, तो उसकी टांगे हम वापस से खींच लेंगे और हमारे बराबर कर लेंगे। हम इसे अपने से ऊपर नहीं उठने देंगे। ये आज भी ये बातें हमारे समाज में होती रहती है। तो फिर उसने गंधर्व राजा थे वो खुश हो गए, क्योंकि मेवाड़ का राजा अगर उसकी रानी से उसकी बेटी से शादी करना चाहता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उससे कोई आपत्ति नहीं थी। उसने उसकी शादी सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी से कर देता है। तो इसकी रानी कौन थी? रतन सिंह की रानी कौन थी? रानी थी पद्मिनी। कौन थी? पद्मिनी। और रानी कौन सी थी? पद्मिनी थी। और पद्मिनी के पिता, किसके? पद्मिनी के पिता कौन थे? गंधर्वसेन। कौन थे? गंधर्वसेन इनके पिता थे। किसके? पद्मिनी के। और ये कहाँ की थी? सिंगल द्वीप की राजकुमारी। कहाँ की राजकुमारी थी? सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी। अब रानी पद्मिनी की शादी हो जाती है। रानी पद्मिनी की शादी हो जाती है। उसके बाद वापस से राजमहलों के अंदर आते हैं। राजमहलों के आने के बाद इनका एक गुरु होता है राघव चेतन। यहाँ पर हमने इसकी माता का नाम भी लिख देते हैं। पद्मिनी का माता का नाम क्या था? चंपावती। क्या नाम था? चंपावती नाम था। और एक गुरु था, ये कौन था? राघव चेतन। कौन था? राघव चेतन। तो जब गुरु को पता चलता है कि रानी आई है और
पूरे महल में ये बातें हो रही थी कि वो सुंदर है, हीरामन तोता ने कहा है, इस वजह से वो रानी रह गए हैं। तो वो उसने सोचा कि देखते हैं क्या रियली में सुंदर है। तो वो देखता है कि रियली में इतनी सुंदर है कि जब वो पानी पीती है तो उसके गले से पानी भी निकलता हुआ दिखाई देता है। इतनी सुंदर है। तो उससे वो गलत नजरों से उसको देखता है। ऐसे देखने पर जब उसे रतन सिंह मृत्युदंड देते हैं या मारने की कोशिश करते हैं, तब पद्मिनी मना कर देती है कि इसे मारो मत, इसे देश निकाला दे दिया जाए। तब ये देश निकाला दे दिया जाता है और देश निकाला देने के बाद ये जाता है किसकी शरण में? अकबर की शरण में। अकबर की शरण में जाकर उन्हें कहता है, पद्मिनी की पूरी व्याख्या सुना है कि पद्मिनी बहुत सुंदर है, वो ऐसे है, इतनी किसी के पास नहीं, आप महाराजा हो, आपके पास नहीं, आपके पास होनी चाहिए, इतनी बढ़ा चढ़ाकर उसको बोलता है कि अकबर के दिल और दिमाग में इतनी ज्यादा तरीके से हो जाता है कि वो दिन रात बस सिर्फ और सिर्फ पद्मिनी के बारे में ही सोचता है कि आखिर पद्मिनी होगी तो होगी कैसे, जो कि ये आकर इतनी बड़ाई कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर वो पानी भी पिए तो पानी भी निगले गले से, तो उसका हमें ऐसे के ऐसे दिखाई दे। इतनी सुंदर भी क्या कोई औरत हो सकती है? तो ऐसा देखने के लिए उसके दिमाग में अच्छे से उसने राघव चैतन्य भर दिया। अब सारी बातें उसके अंदर हो गई, तो वो क्या चाहता था कि मैं मेवाड़ पर आक्रमण करूं और पद्मिनी को प्राप्त करूं। तो ऐसी उसकी मंशा हो जाती है। तो हम लिखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण। ये हमने क्या लिखा है? रावल रतन सिंह लिखा है। 1302 से 1303 तक इनका शासन होता है। और पद्मिनी की कहानी कौन बताता है? तोता हीरामन बताता है। रानी पद्मिनी, पिता का नाम गंधर्वसेन सिंहलदीप से है, माता चंपावती, गुरु राघव चैतन्य। अब हम लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण। अब आक्रमण के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो यही हो सकती है कि पद्मिनी की वजह से, पद्मिनी की सुंदरता राघव चैतन्य ने भर दी थी, इसलिए हो सकता है पद्मिनी की सुंदरता हो। दूसरा क्या है कि जो मेवाड़ है यानी चित्तौड़ है, वो आर्थिक रूप से भी मजबूत था और क्या भौगोलिक जो इसकी स्थिति थी वो भी अच्छी थी, क्योंकि चित्तौड़ मेसा के पठार पर स्थित ऊंचाई पर पठार है और इतना अच्छा दुर्ग है कि ऊंचाई पर होने के बावजूद भी उसमें सारी चीजें वहां अवेलेबल है। तो इस वजह से वहां क्या है कि भौगोलिक स्थिति भी अच्छी थी किसकी? चित्तौड़ दुर्ग की। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर कि मेवाड़ की सामरिक, आर्थिक व भौगोलिक, मेवाड़ की सामरिक, आर्थिक व भौगोलिक स्थिति अच्छी होना। कि वो चाहता था कि मेवाड़ एक ऐसा है, क्योंकि हर ने आक्रमण किया था मेवाड़ के ऊपर, क्योंकि ये सुदृढ़ किला था, दुर्ग था, वहां पर जल्दी से कोई आदमी आक्रमण कर नहीं सकता, यानी वो ऊंचाई पर स्थित था। अगर कोई आदमी नीचे से करे तो ऊंचाई पे करे तो उसका प्लस पॉइंट बन जाता है, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर दम नहीं लग पाता, बजाय ऊपर से नीचे की ओर। तो मेवाड़ की सामरिक, आर्थिक व भौगोलिक स्थिति अच्छी थी। एक कारण क्या हो सकता है कि हो सकता है अकबर बोल रहा था कि मैं समस्त जगह जिहाद घोषित करवा दूंगा, धर्म परिवर्तन करवा दूंगा। तो इसकी क्या था कि इसकी महत्व, शासन बढ़ाने की महत्वाकांक्षा भी हो सकती है, ये हमने देख ली। अब क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी आता है और वहां पर दरबार लगा लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी आता है, उसके बाद वो वहां पर डेरा लगा लेते हैं। डेरा लगाने के बाद सोचते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कैसे आक्रमण किया जाए, और बाकी लोगों से भी सोचते हैं कि क्या राघव चैतन्य ने हमें सही ही कहा है क्या उनकी पद्मिनी इतनी सुंदर है। तो बाकी जब लोकल एरिया वाले लोगों से पता लगा दिया जाता है, तब वो बोलते हैं कि वास्तव में पद्मिनी बहुत सुंदर है, उसकी जैसी सुंदर आज तक आपने कभी नहीं देखी होगी। ऐसी बातें कन्फर्म होने के बाद वो सोचता है कि क्या पता आक्रमण के बाद मैं रहूं या न रहूं, बल्कि मेरी जीत तो अवश्य है, लेकिन मैं एक बार पद्मिनी को क्यों ना देख लूं। तो वो इस वजह से, पद्मिनी को देखने की वजह से वहां पर
लेटर भेजता है रतन सिंह को कि मैं आक्रमण नहीं करूंगा, मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन मेरे को एक बार पद्मनी की शक्ल, ये पद्मनी को एक झलक मेरे को दिखा दो, उसके बाद मैं वापस लौट जाऊंगा। उसके बाद रतन सिंह नहीं चाहता था, या कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मेरी वाइफ को इस तरह गलत नजरों से, या फिर उस समय मुगल लोग जो कि उनके आक्रमण करते थे वो लोग उनको देखें। तो इस वजह से वो नहीं चाहता था, उसने मना कर दिया था कि मैं नहीं करूंगा। लेकिन बाकी लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर वो देख के जा रहा है, आक्रमण नहीं कर रहा है, तो उसको जाने दे, क्या उसको जाने दो, हम फिर ये वापस चला जाएगा, आक्रमण नहीं होगा। इससे क्या है कि हमारी कम से कम जनता तो सही रहेगी। इस वजह से रतन सिंह ने हाँ भर दिया और कहा कि ठीक है, अगर आप ये मानते हो तो आप आ जाओ। और उनकी इस तरह से व्यवस्था की गई। आज भी चित्तौड़गढ़ दौरेखंड जाओगे तो उस तालाब है, उस तालाब के अंदर, उस तालाब के मध्य एक दुर्ग बना हुआ है, एक छोटा सा एक किला सा बना हुआ है, शायद उसमें रानी वहां से देखकर कहते हैं कि उधर कांच भी लगा हुआ था लेकिन अब टूट गया है। उस कांच के पलक के वजह से, उस कांच के पलक से उसको पानी के अंदर दिखाया गया था। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को जब पानी में ऐसे दिखाया गया था तो बोलते हैं कि वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी के वो चीजें दिल और दिमाग में छप गई और उसने कहा, उसने मन में सोचा कि मुझे आक्रमण तो करना है, पद्मनी को मुझे प्राप्त करना है। तो उसने क्या किया, वहां से वो जैसे ही देखा, 1 मिनट की झलक उसके पास आ जाती है और उसके बाद पद्मनी चली जाती है, क्योंकि उसे तो दूसरे छोटे से किले से या दुर्ग से उसको दिखाया गया था। वो चली जाती है। फिर अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाता है कि आपकी शर्त हमने पूरी की, अब आप प्रस्थान कीजिए। तो जैसे ही प्रस्थान कर जाते हैं, हमारे संस्कृति में एक रीति रिवाज है कि जो भी व्यक्ति आता है उसके साथ हम बाहर गेट तक छोड़ने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी के साथ रतन सिंह ने कहा, रतन सिंह ने किया, वो सारी चीजें हो गई, वो वापस जाने लगे रतन सिंह। जैसे ही रतन सिंह जाते हैं तो गेट के दरवाजे के बाहर जाते ही, जैसे ही बाहर जाए तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना वहां पर थी। उसने गिरफ्तार करके अलाउद्दीन खिलजी को ले गए दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली ले जाने के बाद इधर से सारी चीजें व्यवस्था नहीं हो पाई। तब रानी पद्मनी ने कहा, और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ये हमें रानी पद्मनी ही चाहिए। उन्हें वहां पर बंदी बना लिया गया। फिर रानी पद्मनी ने सोचा कि अगर रानी पद्मनी आए तभी इसको छोड़ सकते हैं, ऐसी उन्होंने शर्त रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो रानी पद्मनी ने सोचा कि मैं आऊं तो गी, लेकिन मेरे साथ रानी आएंगी, यानी दासी आएगी, रानी यानी दासी आएगी। तो ऐसी दासी की बात सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कोई बात नहीं, हमने एक रानी आएगी, उसके साथ दासी भी आएगी, स्वाभाविक है, कोई बात नहीं, आप दासी ले आओ। तो जितने पालकियों के अंदर उनकी दासियां बैठी हुई थी वो ऑफिशियली दासी नहीं थी, बल्कि जो सैनिक थे, जो महान योद्धा थे, उनको उन महिलाओं के वेश में लेकर उनको बैठा दिया गया था। और बाकी उनके साथ जो पालकी ले जाने वाले आदमी थे वो भी सैनिक ही थे, वो कोई दूसरे नहीं थे, वो भी सैनिक थे। उसके अंदर बैठने वाले थे वो भी ही सैनिक थे। इन सैनिकों के साथ उनके भाई और भतीजे थे, गोरा और बादल भी उनके साथ जाते हैं। और फिर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाने के बाद इनकी पूरी आक्रमण व्यवस्था थी। अलाउद्दीन खिलजी से बोला जाता है कि पद्मनी आ चुकी है, उनसे एक बार रतन सिंह को मिलवाया जाए। उसके बाद पद्मनी अलाउद्दीन खिलजी के पास रहने के लिए तैयार है। उनकी सारी व्यवस्था पहले से ही थी। जैसे ही वो रतन सिंह जी के पास जाती है पद्मनी उनसे मिलने के लिए, क्योंकि अलाउद्दीन इधर सपने ले रहा था कि इतने समय तक भी अगर पद्मनी रही है, एक पल के लिए मैं भी मिला दूंगा तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद
पद्मनी रतन सिंह को सारी योजना बताती है और वहां से छुड़ाकर वो भाग आते हैं। सनी के वहां पर लड़ाई भी करते हैं और वापस भागकर मेवाड़ आ जाते हैं। कहा जाता है कि इस समय उनके एक बादल की मृत्यु हो गई थी, लेकिन ऐसी हमें ऑथेंटिक चीज नहीं मिलती। उसके बाद वो आ जाते हैं मेवाड़ में और तब उसके अलाउद्दीन खिलजी के और ज्यादा आक्रोश हो जाता है कि मेरे आगे आकर इन्होंने इतना बड़ा कर दिया, मैंने गिरफ्तार कर लिया, मेरे ही घर में आकर इन्होंने इतनी बड़ी ऐसे कर दिया, तब तो मैं बिल्कुल आक्रमण करूंगा। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रानी पद्मिनी को प्राप्त ही करूंगा। ऐसी योजना लेकर वो वापस आता है, वापस यहाँ पर डेरा डालता है। डेरा डालने के बाद आक्रमण की योजना बनाते हैं। रतन सिंह को पता चल गया था कि सेना बड़ी हो चुकी है, अब जौहर केसरिया हमें करना पड़ेगा। तो वो केसरिया करते हैं। जैसे ही केसरिया करते हैं, आमने सामने की लड़ाइयाँ होती हैं। आमने सामने की लड़ाइयों में अकबर जीत जाता है, रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी फटाफट दुर्ग में प्रवेश करते हैं और सोचते हैं रानी पद्मिनी मिलेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि रानी पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर चुकी है। सोचिए क्या हालत रही होगी उस समय उन लोगों की, या उन स्त्रियों की, या उन बहनों की जिसने जौहर किया। क्योंकि आज अगर स्थिति देखी जाए तो एक अंगुली भी जल जाए वो सहन नहीं होती, लेकिन उन मेवाड़ के महानतम महिलाओं का कितना योगदान रहा होगा, या कितनी वो साहसी हो रही होंगी, जिसने मुगलों के अधिकार या मुगलों के साथ या मुगलों के उनके अधीन होने की बजाय उन्होंने अपने जौहर स्वीकार किया, उन्होंने आग में कूदना स्वीकार किया। अगर उन महान महिलाओं की अगर हम चर्चा करें तो हम जो बोलते हैं वो बहुत ही कम है। इतनी महान योद्धाएं और योद्धा हमारा इस राजस्थान में हुआ था, और ये मिट्टी आज भी उन वीरों के नाम उगलती है। तो ऐसे अलाउद्दीन खिलजी जब आता है, उसे रानी पद्मिनी नहीं मिलती है। इस भावेश में, इस आक्रोश में वो क्या करता है, चित्तौड़ की जो 30,000 से अधिक लोगों को कत्ले आम करवा देता है, उनकी मृत्यु करवा देता है। फिर वहां का उसे कुछ मिला नहीं, क्योंकि उसे तो आशंका थी एक तो मेवाड़ पर अधिकार करना और पद्मिनी को प्राप्त करना, लेकिन उसे पद्मिनी नहीं मिली। तो वो क्या करता है, वहां पर चित्तौड़ पर अपने पुत्र खिजरका को सौंपकर दिल्ली चला जाता है। उधर खिजरका क्या करता है, थोड़े दिन तो रहता है, लेकिन दिल्ली वाला माहौल नहीं मिलता यहाँ पर तो वो ही लुए चलते हैं, वो ही सारे यहाँ की गर्मी वो सह नहीं कर पाता है। उसके बाद क्या करता है, मुछला मालदेव को यहाँ का शासन सौंपते हैं। यहाँ का शासन सौंपने के बाद खिजर खा भी दिल्ली चला जाता है। उसके बाद हमें 1326 तक ये चीजें सहन करनी पड़ती है, जो कि 1303 के केसरिया और जौहर यानी चित्तौड़ का प्रथम साका के अंदर हुआ था। ये प्रथम साका बहुत ही दुर्गात्मक था। तो चलिए ये कहानी आती है, अगर इसमें फ्लो में अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमने क्या पढ़ा, चित्तौड़ का प्रथम साका। क्या पढ़ा, चित्तौड़ का फर्स्ट साका कब होता है, 1303 में। 1303 में होता है। इधर कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, और यहाँ पर कौन है, रावल रतन सिंह। कौन है, रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह के साथ कौन है, गोरा और बादल। ये गोरा बादल कौन है, गोरा और बादल। ये गोरा और बादल रानी पद्मिनी के भाई और भतीजे हैं। क्या है, भाई और भतीजे हैं। तो ये चीजें हो गई, रावल रतन सिंह के गोरा और बादल थे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जौहर कौन करता है, सब जौहर करती है रानी पद्मिनी। कौन करती है, रानी पद्मिनी जौहर करती है 1600 महिलाओं के साथ। कितने, 1600 महिलाओं के साथ ये जौहर करती है। और केसरिया कौन करते हैं, तो केसरिया करते हैं रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। यहाँ पर बोला जाता है कि जौहर और केसरिया अगर दोनों चीजें होती हैं तो उसे साका कहा जाता है। अगर दोनों में से एक साका हो, अर्ध साका कहा जाता है। ये अर्ध साका कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था जैसलमेर के अंदर। तो ये रावल रतन सिंह, गोरा बादल। और उसके बाद क्या हुआ, 1303 के बाद चित्तौड़ का शासक किसे, चित्तौड़ पर अधिकार अकबर का हो गया। तो अकबर ने
सॉरी अकबर नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का शासक खिज्र खां को सौंपा। किसको सौंपा? खिज्र खां को सौंपा। खिज्र खां को सौंपता है और सौंपा, और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या करता है? क्या बात? खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर शासक खिज्र का सौंपता है, नाम बदलकर खिजराबाद करता है। फिर बाद में किसको सौंप देते हैं? मूछला मालदेव को। किसको? मूछला मालदेव को यहाँ पर नियुक्त कर देते हैं, और ये कहाँ चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। कितने लोगों का? 30,000 लोगों का कत्लेआम करवा देता है, उनको मार देता है। किस वजह से कत्लेआम करवा देता है? रानी पद्मिनी नहीं मिली, उसका ब्रह्मावेश के अंदर उसने 30,000 लोगों का क्या किया? कत्लेआम करवा दिया। और ये रावल रतन सिंह अंतिम रावल शाखा था। अंतिम, क्योंकि इससे आता है कि अंतिम रावल शाखा कौन था, शासक कौन था? तो अंतिम रावल शासक अगर हमसे पूछा जाए तो अंतिम रावल शासक कौन था? रतन सिंह। अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह। अंतिम शासक था रावल। ये हमने देखा कि रावल रतन सिंह के समय 13-2-3 होता है। रानी पद्मिनी थी, सिंगलदेव की राजकुमारी थी। पद्मिनी के माता का नाम चंपावत था, पिता गंधर्वसेन था, तोता हीरामन था, गुरु राघव चेतन थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण पद्मिनी की सुंदरता, मेवाड़ के सामरिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति अच्छी थी। एक कारण इसके अंदर ये भी हो सकता है कि जो रतन सिंह है, रतन सिंह के पिता थे समर सिंह। समर सिंह ने गुजरात अभियान 1299 के तहत क्या किया था? इनसे टैक्स वसूला था। टैक्स वसूल करने के बाद भी इनको जाने दिया था, तो समर सिंह द्वारा टैक्स वसूल, ये भी इसका कारण हो सकता है कि समर सिंह द्वारा टैक्स वसूल किया गया। कब? 1299 में। हमने कल ही पढ़ा था ये वाली चीजें। फिर इसके बाद चित्तौड़ का फर्स्ट शाखा होता है 1300, और ये रावल रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के साथ सेनापति थे गोरा और बादल। इसमें जौहर रानी पद्मिनी करती है 1600 महिलाओं के साथ, और केसरिया रावल रतन सिंह करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का शासक खिज्र खां को सोचा और सौंपा, और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। बाद में यहाँ का शासक किसके बनाया गया? मूछला मालदेव को सौंपा गया। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों को कत्लेआम करवाया, और अंतिम रावल शाखा रतन सिंह। ये हमने राजस्थान के इतिहास में रावल रतन सिंह अंतिम रावल शाखा पढ़ा। कल से हम सिसोदिया वंश चालू करेंगे, कैसे उनकी शुरुआत हुई वो देखेंगे हम कल की क्लास में। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।